बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है, इसको कायम हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं। अभी चंद ही दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने और आसिफ अली ज़रदारी साहब फिर सदर पाकिस्तान बने। और आम ख्याल ये था कि आसिफ ज़रदारी साहब अगर सदर बन गए हैं तो उनकी सदारत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की बका की ज़मानत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला किया और इरसा के चेयरमैन का तकर्रुर किया। इरसा क्या है? इंडस रिवर अथॉरिटी है। तो इस पे पीपल्स पार्टी जो है उसने बड़ा एतराज़ किया और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब ने एक बहुत धुआंधार तकरीर की, जिसके नतीजे में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये अपना फ़ैसला वापस ले लिया है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपना फ़ैसला वापस लेने पे मजबूर कर दिया गया है। तो इससे ख़तरे की घंटियां बज उठी हैं। ये सवाल पैदा हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। तो हम जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मखलूत हुकूमतें हैं वो कामयाब क्यों नहीं होती। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो सैयद नवीद कमर साहब हैं उन्होंने कौमी असम्बली में कहा क्या था, जिस पे शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। Serious illegal and constitutional act that has taken place in Pakistan. During the period of the interim government, an ordinance was promulgated which took away the powers given under the IRSA Act, the Indus River System Authority. The power was given to the Prime Minister, therefore only to the federal government. And all the powers of the provinces were usurped under that ordinance. A major policy shift was not the authority or the prerogative of an interim government. What saddens me to report also, sir, is not only was it an illegal promulgation of the ordinance, but almost the first act of the present government was to go ahead hurriedly and appoint the chairperson without that law having even come to the assembly floor, without that law having been passed. I would urge the government to immediately withdraw that order. Do not usurp the rights of the provinces and do not destroy Pakistan as a federation. We are not going back to the one unit era. नवीद कमर साहब ने कहा डू नॉट डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एज अ फेडरेशन, और ये भी कहा कि इसको दोबारा वन यूनिट ना बनाओ। बड़े ही सख्त अल्फाज थे, बड़े ही सख्त अल्फाज थे। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की एक और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली शाजिया मरी साहबा, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने ट्वीट किया, ज़रा देखिए। वो कहती हैं स्ट्रांगली कंडेम द एक्ट ऑफ बाईपासिंग द वाटर अकॉर्ड ऑफ 1991 एंड फॉलोइंग एन ऑर्डिनेंस ब्रॉट बाय द केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट हु ब्लेटेंटली वायलेटेड इट्स मैंडेट। दिस मैटर नीड्स टू गो टू CCI एंड द रॉन्ग नोटिफिकेशन मस्ट बी विड्रॉन इमीडिएटली। तो जनाब उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें। और शहबाज शरीफ साहब जो कि मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। ये है सियासी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसकी उन्होंने सिर्फ एक हल्की सी झलकी दिखाई है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पे इरसा के चेयरमैन की तकरीरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब आने वाले वक्त में इस तरह के फ़ैसले कर पाएंगे? पीपल्स पार्टी को अगर कोई उनका फ़ैसला पसंद नहीं आएगा तो क्या शहबाज शरीफ साहब इसी तरह नोटिफिकेशन विड्रॉ करते रहेंगे? तो ये पाकिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है। तो ये मखलूत हुकूमत कामयाब होगी नहीं होगी? शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? हो सकता है आपको मेरा ये सवाल गैर ज़रूरी लग रहा हो, लेकिन आज तो उन्होंने अपना एक फ़ैसला जो है उसको विड्रॉ कर दिया ना, नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। तो इसलिए ये सवाल बड़ा वैलिड है, इसलिए कि पाकिस्तान में अब तक 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, 24 सियासी हुकूमतें आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब की 24वीं सियासी हुकूमत है। इसमें से 18 जो हुकूमतें हैं वो मखलूत थीं और 18 की 18 नाकाम हो गई। और क्यों नाकाम हुई उसकी बहुत सी वजूहात हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं। अगर आप देखें इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है, वहाँ पर अब तक 14 वज़ीर आज़म आए हैं। 76 साल में 14 वज़ीर आज़म आए हैं। उसमें कुछ वज़ीर आज़म ऐसे हैं जो बार बार इलेक्ट होते रहे। पहले जो वज़ीर आज़म थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू साहब, 16.5 साल तक उन्होंने हुकूमत की।
इंदिरा गांधी जो हैं वो बार बार वज़ीर आज़म बनती रहीं, उन्होंने 11 साल से ज़्यादा मुद्दत तक हुकूमत की। मनमोहन सिंह साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल हुकूमत की। और अब नरेंद्र मोदी जो हैं उनका दूसरा टेन्योर पूरा हो रहा है, वो भी 10 साल पूरे कर रहे हैं। तो इंडिया में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि 24 प्राइम मिनिस्टर्स आए, उनके साथ 8 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी आए और उसके साथ 4 जो है मिलिट्री डिक्टेटर भी आए। तो यहाँ पे तो कोई जो सियासी हुकूमत है उसने आज तक मुद्दत पूरी नहीं की, ये बड़ी अहम बात है। तो ये जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है ये कामयाब होगी या नहीं होगी, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें जाते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। डिटेल्स हमारी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और डिटेल्स कुछ इस तरह है कि अब तक जो 24 सियासी हुकूमतें कायम हुई उनमें से 18 मखलूत हुकूमतें थीं। इसमें MQM जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये 12 मखलूत हुकूमतों में शामिल थी। और 24 जो सियासी हुकूमतों में से सिर्फ 2 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बार बार चेंज होते रहे और ये कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका। सिर्फ 2 हुकूमतें जो हैं वो कामयाब हुई हैं। अब तक 8 निगरान वज़ीर आज़म आए हैं और कुल 43 साल जमहूरी हुकूमत रही और 33 साल पाकिस्तान मार्शल लॉ के ज़ेर साया रहा। और अब मैं आपको शुरू करता हूँ जो पाकिस्तान की पहली जो सियासी हुकूमत थी, जो लियाकत अली खान साहब की हुकूमत थी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ आपको डिटेल बतानी और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मखलूत हुकूमतें कब कब आईं, कैसे कैसे नाकाम हुई। तो हम शुरू करेंगे 1947 से, जब लियाकत अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने थे। तो उनकी हुकूमत जो है वो 14 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक कायम रही। और लियाकत अली खान साहब के दौर में सियासतदानों को नाअहल करार देने का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सियासतदानों को नाअहल करार दिया। सिंध के चीफ मिनिस्टर अयूब खोड़ो को नाअहल किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर इफ्तिखार ममदोड को नाअहल करार दिया और उसके बाद वो 1951 में कत्ल हो गए और अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके और आज तक नहीं पता कि लियाकत अली खान साहब को किसने कत्ल किया था। फिर लियाकत अली खान साहब के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी हुकूमत 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक कायम रही। और जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद साहब, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट से वो साजिशें करके गवर्नर जनरल बन गए, तो उन्होंने फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जो हुकूमत है उसको बरतरफ कर दिया और ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। फिर उसके बाद एक मोहम्मद अली बोगरा साहब थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो मोहम्मद अली बोगरा साहब जो हैं वो 17 अप्रैल 1953 से लेके 12 अगस्त 1955 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। और फिर उन्हें गवर्नर जनरल साहब ने उन्हें भी बरतरफ कर दिया और ये भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। तो ये जो 3 हुकूमतें थीं, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, ये मुस्लिम लीग की हुकूमतें थीं। और आप खुद सोचें कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की बानी जमात थी, पाकिस्तान बनाने वाली जमात, उसकी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही और दूसरी तरफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हुए थे। अब उसके बाद फिर एक पाकिस्तान की तारीख की पहली मखलूत हुकूमत कायम होती है और ये मखलूत हुकूमत थी। चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन। उन्होंने हुकूमत बनाई, ये मखलूत हुकूमत थी। और इस मखलूत हुकूमत में मुस्लिम लीग के साथ अवामी लीग भी शामिल थी, जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने बनाई थी, और रिपब्लिकन पार्टी भी शामिल थी, जो कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। मोहम्मद अली साहब जो हैं उनको अदम एतमाद का वोट जो है उसका अनाउंस किया गया और उनको हटा दिया गया, वो मुद्दत पूरी नहीं कर सके। उनके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो अवामी लीग के सरबराह थे, फिर वो उन्होंने एक और मखलूत हुकूमत बनाई। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की जो मखलूत हुकूमत थी उसमें रिपब्लिकन पार्टी भी शामिल थी और कुछ आज़ाद लोग भी शामिल थे। लेकिन सिर्फ 1 साल 35 दिन के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उनकी हुकूमत बरतरफ हो गई। हालांकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जिनका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था, वो बंगाली थे, तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे। उन्होंने सिर्फ 1 साल की महदूद मुद्दत में आलमी सतह पे मसला कश्मीर को हाईलाइट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और फिर सोहरवर्दी साहब के हटने के बाद जो हुकूमत आई वो थी आई चुंदरीगर साहब, इब्राहीम इस्माइल चुंदरीगर साहब। ये भी एक मखलूत हुकूमत थी। सिर्फ 55 दिन ये मखलूत हुकूमत कायम रही और इस मखलूत हुकूमत में
रिपब्लिकन पार्टी शामिल थी, निज़ाम इस्लाम पार्टी, कृषक श्रमिक पार्टी जो AK फजल हक साहब की पार्टी थी, और फिर इनको भी अदम एतमाद का ऐलान किया गया और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद फिर रिपब्लिकन पार्टी के थे फ़िरोज़ ख़ान नून साहब। फ़िरोज़ ख़ान नून साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और इनकी हुकूमत जो है वो 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958 तक कायम रही। ये एक बहुत कमज़ोर सियासी हुकूमत थी, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान नून साहब की ये हुकूमत जो है इसने गवादर को पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल किया। देखिए ये एक कमज़ोर हुकूमत थी, फ़िरोज़ ख़ान नून एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गवादर को पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल किया। और ये जो प्रोसेस था ये सोहरवर्दी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर शुरू किया था। और फिर ये जब फ़िरोज़ ख़ान नून साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और 1958 में जब पाकिस्तान में की टेरिटरी में गवादर शामिल हो गया तो बजाय कि फ़िरोज़ ख़ान नून साहब की हुकूमत को शाबाश मिलती, आपको पता है उनके साथ क्या हुआ। जो गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान के साथ मिल के इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया। और बाद में जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा की भी छुट्टी कर दी, उनको पाकिस्तान से जलावतन कर दिया और ख़ुद उसके बाद वो एक तवील अरसे तक 11 साल तक पाकिस्तान के सदर बन के बैठे रहे। और फिर उनके बाद जो है वो मामला जो है वो जनरल याह्या खान के पास आया। याह्या खान साहब जो हैं उन्होंने जब पाकिस्तान टूट गया तो फिर कुछ दिनों के लिए उन्होंने नूरुल अमीन साहब को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। बहुत से लोगों को नूरुल अमीन साहब का नाम ही नहीं पता। नूरुल अमीन साहब जो हैं 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक सिर्फ 13 दिन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो टूट चुका था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि सदर पाकिस्तान बने बल्कि पाकिस्तान के पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। और फिर जब 1973 का आइन बन गया तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। और उनके बारे में सबको पता है कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी थे। उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बहुत से इक़दाम किए। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई 1974 में लाहौर में, और लेकिन 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगा के उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया और उनको फांसी के तख्ते पे लटका दिया। और भुट्टो साहब भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवाए। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी बुराइयाँ जो हैं वो 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के ज़रिए आईं। और गैर जमाती इंतखाबात के बाद मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन एक गैर जमाती असम्बली जो है उससे पैदा होने वाले जो मोहम्मद खान जुनेजो हैं उनको भी जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बर्दाश्त नहीं किया और उनको भी उन्होंने 1988 में बरतरफ कर दिया। वो भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब एक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए और दोबारा आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में मेजॉरिटी हासिल की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनी, बल्कि वो आलम इस्लाम की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थीं। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और वो भी एक वैसे मखलूत हुकूमत थी। और 20 महीने के बाद गुलाम इसहाक़ खान साहब ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। फिर 1990 में इंतखाबात हुए, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, एक और मखलूत हुकूमत आई, लेकिन ये मखलूत हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और गुलाम इसहाक़ खान साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। फिर 1993 में आम इंतखाबात हुए। उन आम इंतखाबात के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब वो जब पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान के लिए मिज़ाइल टेक्नोलॉजी लेके आई। ये जो गौरी मिज़ाइल है इसकी टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो साहबा नॉर्थ कोरिया से लेके आई थी। लेकिन फिर 1996 में उनके अपने ही बनाए हुए सदर थे फ़ारूक लगारी साहब, उन्होंने उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत जो है वो फिर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। फिर इलेक्शन हुआ, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और उनके दौर में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। एटमी धमाके करने के बावजूद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और फिर 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, उनका तख्ता उलट दिया और उनको नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब एक अपनी मनपसंद कैबिनेट लेके आए। 3 साल के बाद 2002 में उन्होंने इलेक्शन करवाया
और 2002 में इलेक्शन करवा के ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की जो हुकूमत है उसने कोशिश की कि सबको साथ लेके चला जाए, लेकिन वो सबको साथ लेके नहीं चल सके। वो तो परवेज़ मुशर्रफ को भी साथ लेके नहीं चल सके। और मुझे याद है उस वक्त मैंने एक इंटरव्यू किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, तो उन्होंने धमकी दी थी नवाब अकबर बुख्ती साहब को कि उनको चाहिए कि वो ज़रा होश के नाखुन लें, उनको कोई चीज़ वहाँ से लगेगी उनको पता भी नहीं चलेगा। धमकी दी कि आपको कुछ भी हो सकता है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब और जमाली साहब साथ नहीं चल सके। परवेज़ मुशर्रफ साहब करेंसी नोटों पे अपनी तस्वीर छापना चाहते थे। डॉक्टर ए क्यू खान साहब जो पाकिस्तान के एटमी साइंसदान थे, उनके बारे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उनको अमेरिका के हवाले करना चाहते थे। जमाली साहब ने इनकार किया तो उनको कहा गया आप इस्तीफ़ा दे दें, और जमाली साहब ने 2004 में इस्तीफ़ा दे दिया। वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ नहीं चल सके। ये जो बातें हैं कि परवेज़ मुशर्रफ करेंसी नोटों पे अपनी तस्वीर छापना चाहते थे, ये ख़ुद जमाली साहब ने एक इंटरव्यू में हमें बताई थी, जो इंटरव्यू हमारे इस प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नशर भी हुआ था। तो उसके बाद फिर जब जमाली साहब जो हैं उन्होंने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब को 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब के बाद फिर शौकत अजीज़ साहब जो पहले वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान के, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। 2007 में जब शौकत अजीज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, तो उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनको हुकूमत ने उनके ओहदे से हटा दिया, जिस पे कि एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, उसमें सियासी जमातें भी शामिल हो गई। तो फिर परवेज़ मुशर्रफ ने वो जो लॉयर्स मूवमेंट का प्रेशर था उससे बचने के लिए कुछ सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए, उनके साथ एंगेजमेंट की। UAE में उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मुलाकातें हुई, और फिर एक NRO नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जो है वो सामने आया, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान वापस आ गई। पाकिस्तान वापस आई, उन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के दौरान ही एक रावलपिंडी में जलसा था जिसमें उन पर एक हमला हुआ और उसमें वो शहीद हो गई, जिसकी वजह से इलेक्शन कुछ दिन के लिए आगे चला गया। तो 2008 में फिर इलेक्शन हुआ। 2008 के इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर मेजॉरिटी मिली, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो हुकूमत थी उसमें कुछ महीने के लिए मुस्लिम लीग नून भी शामिल हुई, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो मखलूत हुकूमत थी उसने उस वक्त का जो सदर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनसे उन्होंने हलफ लिया था, और कुछ जो वज़रा थे उन्होंने काली पट्टियाँ भी बांधी हुई थी। लेकिन ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतालबा करी थी कि जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो जजेज़ हैं जिनको बरतरफ किया गया और उनको घरों पे नज़रबंद किया गया था, उनको बहाल किया जाए। तो जब जजों को बहाल नहीं किया गया तो जो मुस्लिम लीग नून के वज़रा थे उन्होंने हुकूमत छोड़ दी, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने कुछ अरसे के बाद जब नवाज़ शरीफ साहब ने लाहौर से लॉन्ग मार्च किया तो उन्होंने उन जजेस को न सिर्फ ये कि रहा कर दिया बल्कि उनको बहाल भी कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने न सिर्फ जजों को रहा किया, बहाल किया, बल्कि उनके दौर में आइन में 18वीं तरमीम भी हुई। लेकिन इसके बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत में उनको सज़ा दी और वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठे। और उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, फिर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद फिर आप देखें 2013 में इलेक्शन हुआ, और 2013 का जो इलेक्शन था उसमें नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। एक दफ़ा फिर ये एक मखलूत हुकूमत थी, और इस मखलूत हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान बहुत से मुआशी मसाइल का शिकार था। लेकिन ये जो मखलूत हुकूमत है इसने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको हल किया जाए। और ये जो मखलूत हुकूमत थी इसमें MQM भी शामिल थी, इसमें JUIF भी शामिल थी, और भी कुछ जमातें शामिल थी। लेकिन इस दौरान आपको याद होगा कि 2016 में पनामा लीक्स आई, और फिर उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ साहब, वो न सिर्फ ये कि अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे, एक्सटेंशन चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उनको फील्ड मार्शल का ओहदा भी दिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब ने उनको फील्ड मार्शल बनाने से इनकार किया,
उनको एक्सटेंशन देने से इनकार किया। और उसके बाद फिर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया और वो डिसक्वालीफाई हो गए। और उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन है उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन चुके थे। और फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरी की और फिर 2018 में इलेक्शन हुआ। और फिर 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो 76 साला सियासी तारीख़ है इसमें कितनी सियासी हुकूमतें थी, कितनी फ़ौजी हुकूमतें आईं, उसमें से कितनी मखलूत हुकूमतें थीं और ये सारी की सारी जो मखलूत हुकूमतें हैं ये कामयाब क्यों ना हो सकी। 24 सियासी हुकूमतों में से 18 मखलूत हुकूमतें थीं और ये मखलूत हुकूमतें जो हैं ये कामयाब नहीं हो सकीं। और इसकी क्या वजूहात थी। तो अब 2018 का जो इलेक्शन है उस पे हम आते हैं। 2018 का जो इलेक्शन है इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले सबको ही पता था कि इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि जो उस वक्त की जो ताकतवर लोग थे और आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो खुल्लम खुला इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की जो पार्टी है वो अंडर फायर थी, वो उस वक्त मजलूम थे, इमरान खान जालिम थे। और 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई। ये जो हुकूमत थी ये भी एक मखलूत हुकूमत थी और इसमें भी MQM शामिल थी, मुस्लिम लीग काफ शामिल थी, शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग शामिल थी, GDA शामिल थी, बाप पार्टी इसमें शामिल थी। और इस हुकूमत को न सिर्फ फ़ौज की बल्कि अदलिया की तरफ से भी काफ़ी ताउन हासिल था। और ये कहा जाता था कि सब एक पेज पे हैं, सब इदारे एक पेज पे हैं। और ये भी कहा जाता था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक सियासी हुकूमत के पीछे न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है बल्कि उसको अदलिया की तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 2022 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई और उस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वो अपने ओहदे से हटा दिए गए और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी रही और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये 11 अप्रैल 2022 से लेकर 14 अगस्त 2023 तक कायम रही, तकरीबन 1 साल 125 दिन। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इसमें BAP भी शामिल थी, इसमें MQM भी शामिल थी, इसमें PMLQ भी शामिल थी और भी बहुत सी पार्टियाँ थीं। और इस हुकूमत ने अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद एक फिर निगरान हुकूमत कायम की गई जिसके वज़ीर आज़म नवारुल्लाह काकड़ साहब थे। तो वो जो निगरान हुकूमत है उसका असल काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं करवाया और 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ। वो कहते थे जी इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप इलेक्शन करवाएं, उन्होंने टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाया। और फिर 8 फरवरी 2024 को एक और इलेक्शन हुआ और ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। लेकिन इसके बावजूद एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और एक उनकी दोबारा मखलूत हुकूमत कायम हुई है। इस मखलूत हुकूमत में पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में शामिल नहीं है, कुछ आइनी ओहदे उसके पास हैं, ख़ास तौर पे सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन ये एक मखलूत हुकूमत है और अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो मखलूत हुकूमत है ये कामयाब होगी या नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने जो इरसा के चेयरमैन की तकर्री पे इख्तलाफ किया, एतराज़ किया, उसका एतराज़ तो दूर हो चुका है, लेकिन अभी तक ये सवाल बाकी है कि ये हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी। क्योंकि एक आम तासुर ये है कि इस हुकूमत का जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो एक टेक्नोक्रेट है और वो टेक्नोक्रेट जो है उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। इस हुकूमत का जो वज़ीर दाखिला है वो एक सहाफ़ी रह चुके हैं, एक TV चैनल के मालिक रह चुके हैं, उनका भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो चैलेंज है पाकिस्तान को मुईशत को संभालने का चैलेंज दरपेश है। तो ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि
एक टेक्नोक्रेट को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत से जो टेक्नोक्रेट हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बनते रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनते रहे। जो पाकिस्तान के पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान साहब, वो भी एक वर्ल्ड बैंक से एक वज़ीर ख़जाना लेके आए थे, मोहम्मद शुएब साहब, जो कि तकरीबन 8-9 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे। महबूब हक साहब को जनरल ज़िया उल हक साहब लेके आए थे, वो भी काफ़ी अर्सा पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे। शौकत अज़ीज़ साहब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेके आए थे, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे। हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़जाना रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना रहे। शमशाद अख्तर साहबा वज़ीर ख़जाना रहे। इन सब का ताल्लुक या वर्ल्ड बैंक या IMF के साथ था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। अब औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला तो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान में 24 सियासी वज़ीर आज़म आए, मुंतखब वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ था, लेकिन इसके अलावा 8 निगरान वज़ीर आज़म भी आए। ये निगरान वज़ीर आज़म जो हैं ये पाकिस्तान में क्यों आते रहे हैं, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो 76 साला सियासी तारीख़ है, इसमें कितने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और कितने नॉन इलेक्टेड मिलिट्री डिक्टेटर्स थे और कितने निगरान वज़ीर आज़म थे। तो हमारी जो सियासी तारीख़ है इसमें 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए और इनके साथ 8 निगरान वज़ीर आज़म आए। 8 निगरान वज़ीर आज़म। आम तौर पे ये जितने भी निगरान वज़ीर आज़म होते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं। तो हमारे जो पहले निगरान वज़ीर आज़म थे ये 1990 में आए थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म की गई। तो उसके बाद जो उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खान थे, उन्होंने ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो हैं वो इससे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल थे और सिंध के चीफ मिनिस्टर थे। बाद में फिर जनरल ज़िया उल हक साहब के दौर में उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली और नेशनल पीपल्स पार्टी बना के उन्होंने भुट्टो साहब की जो पार्टी है उससे राहें जुदा की और उसका फल उनको सिर्फ ये मिला कि 1990 में वो कुछ अरसे के लिए निगरान वज़ीर आज़म थे। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और 1990 में मेजॉरिटी मिली IJI को, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने फिर वज़ीर आज़म जतोई साहब को नहीं बनाया बल्कि नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर उसके बाद 1993 में एक और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, वो थे मोइन कुरैशी साहब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोइन कुरैशी साहब थे उनके पास ना तो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड था और ना ही उनका पाकिस्तान में कोई घर था, उनकी कोई रेजिडेंस नहीं थी। उनको ये तक नहीं था पता कि उनके जो वालदैन हैं उनकी कब्रें जो हैं वो कहाँ पे हैं और उन कब्रों को बाकायदा एक कब्रिस्तान से तलाश किया गया और तलाश करने के बाद मोइन कुरैशी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने फातिहा ख्वानी की और उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको बना कर दिया गया और वो भी वर्ल्ड बैंक से आए थे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि बहुत से पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF या सिटी बैंक से आते हैं। तो इसी तरह जो मोइन कुरैशी साहब हैं ये भी वर्ल्ड बैंक से आए थे। उसके बाद 1996 में जब दोबारा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो एक और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद साहब। मलिक मिराज खालिद साहब जो हैं वो इससे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर थे और उससे पहले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पंजाब के वज़ीर आला थे। तो फ़ारूक लगारी साहब ने जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को बरतरफ किया तो उन्होंने मिराज खालिद साहब को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद जब 2008 में दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब थे। उनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। 2013 में जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो मीर हज़ार खान खोसो साहब जो हैं एक साबिक जज थे, वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद 2018 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो कुछ अरसे के लिए 3 महीने के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे वो 3 महीने के लिए पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर अनवारुल्लाह काकड़ हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, हालांकि इनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ था, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक था, ये सेनेटर थे। इससे पहले इन्होंने कई इलेक्शन लड़े
लेकिन ये कभी कोई इलेक्शन जीत नहीं सके। लेकिन ये अपने ताल्लुकात की वजह से, राइट क्वार्टर्स में इनके जो ताल्लुकात थे उसकी वजह से ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि ये सेनेट के मेंबर भी थे और BAP से इनका ताल्लुक भी था। और जब ये वज़ीर आज़म थे तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। इन्होंने पाकिस्तान को चाइना का इसराइल करार दे दिया। इन्होंने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ मुतनाज़ा बातें की। इन्होंने कहा जी कि उनका कहा जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। बहरहाल ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनके दौर का ख़ात्मा हो गया और इनके दौर के जो इक़दामात हैं उस पर अब पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ शिकवे शिकायतें भी कर रही है। उनकी शिकायत दूर हो गई है। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, 8 निगरान वज़ीर आज़म थे, ये 32 प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 4 नॉन इलेक्टेड मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, इन्होंने तकरीबन 33 साल तक पाकिस्तान में हुकूमत की। पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान साहब। 7 अक्टूबर 1958 से लेकर 25 मार्च 1969 तक इनकी हुकूमत थी। और इनके दौर में जो ईस्ट पाकिस्तान है, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पे अलहदगी की तहरीक जो है उसने सर उठाया। फिर उसके बाद जनरल याहिया खान साहब आए 25 मार्च 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक। और इनके दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, क्योंकि इन्होंने जो 1970 के इंतखाबात हुए उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया। जो अक्सरीती जमात थी अवामी लीग, उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया और इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान ने मुदाखलत की, जंग शुरू हो गई। और उसके बाद 19 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया। और उसके बाद फिर जनरल ज़िया-उल हक़ साहब जो है, इन्होंने 5 जुलाई 1977 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक तकरीबन 11 साल इन्होंने भी हुकूमत की। और इनके दौर में भी जो सियाचिन की चोटियाँ हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत के कब्ज़े में चला गया। ये बड़े अफसोस की बात है। कभी हमने ईस्ट पाकिस्तान लूज़ किया, कभी हमने सियाचिन की चोटियाँ लूज़ की। और जो इंतहाई कमज़ोर और करप्ट इलेक्टेड हुकूमतें थी, कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर थे जैसा कि मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, उनके दौर में पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें गवादर ऐड हुआ। और जो चौथा मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो आपको पता है कि उनके दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी 12 अक्टूबर 1999 से लेके 17 अगस्त 2008 तक उन्होंने हुकूमत की। और उनके दौर में 9/11 हुआ। उनके दौर में पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमले शुरू हुए। और उनके दौर में जो सेक्टेरियन फ़िरका वराना तंजीमें हैं, इनको काफ़ी बढ़ावा मिला। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि 4 फ़ौजी डिक्टेटर्स की हुकूमतों के दौर में पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया, उतना नुकसान बाकी जो 32 इलेक्टेड और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स की हुकूमतें हैं, उनके दौर में इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासी तरीक़ का तज़िया करने के नतीजे में जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। और जो मखलूत हुकूमतें हैं वो आम तौर पे नाकाम होती रही हैं। पिछले 76 साल में 18 मखलूत हुकूमतें नाकाम हुई, जिसमें 12 में MQM भी शामिल थी। तो ये हुकूमतें नाकाम रहीं। कोई नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है ये नाकाम हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब भी कोई अहम फ़ैसला करें, जैसा कि उन्होंने इरसा के चेयरमैन का फ़ैसला किया, तो इस सिलसिले में उनको चाहिए कि जो उनके बाकी जो पार्टनर्स हैं, ख्वाह वो कैबिनेट में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिस पार्टी के वोटों की मदद से वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनसे सलाह मशवरा ज़रूरी है। तो सलाह मशवरे के साथ चलें और जो सियासी मुखालफीन हैं उनको इंतकाम का निशाना ना बनाएं, तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तो हो सकता है ये मखलूत हुकूमत कामयाब हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।